अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जो तमाशा लगा रहा, आपने भी देखा, हमने भी देखा, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, वो सेनेट के इलेक्शन हो, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो, वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट हो। क्या कोई भी सियासी क़ुव्वत ऐसी है जो इस वक्त अपने हाई मोरल ग्राउंड्स का दावा कर सकती हो? कहीं से हमने सुना कि टिकट चल गया, इंड्यूसमेंट की बात की गई, कहीं हमने देखा कि बताया जा रहा है कि किस तरीके से वोट ज़ाया कर दें, इसके बदले में कैश भी ले लो, सरकारी मंसूबे भी ले लो और उसमें से आधा हिस्सा भी अपने पास रख लो। कहीं से आवाज़ आई कि ऐसा नहीं हो सकता कि फुटबॉल के ग्राउंड में एक टीम को तो इजाज़त हो कि वो हाथों से बॉल को रोक सके और दूसरी सिर्फ पैरों से खेले, तो हम भी हर बार इस्तेमाल करेंगे और इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। वही सूरत हाल, वही प्रैक्टिसेस, वही तरीक़ाकार जो पुराने पाकिस्तान में होता था। तो नए पाकिस्तान के दावे कहाँ गए? मौजूदा हुकूमत को 2.5 साल हो गए, इसे रिफॉर्म्स करनी थी, इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी थी। सवाल करें तो जवाब ये आता है कि ऑपोजिशन ने नहीं होने दी। सवाल करें कि करप्शन केसेस का क्या हुआ, तो जवाब आता है अदालतें फैसले नहीं करती। सवाल आता है कि ये करप्शन केसेस में बरी कैसे हो रहे हैं, तो जवाब आता है कि जी प्रोसिक्यूशन हमारी ठीक नहीं है। तो ये सब कुछ किसे ठीक करना था? आज 2.5 साल के बाद हम वही सब कुछ देख रहे हैं जो होता रहा। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर के इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। ये वो शहर तो नहीं। 2.5 साल के बाद हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? हुकूमत से जो तवक्कुआत थी वो हमारी क्यों पूरी नहीं हुई? 2.5 लाख 50 लाख घर, 2 करोड़ नौकरियाँ तो अपनी जगह। हमने पिछले हफ्ते देखा वज़ीर आज़म को कि एक ट्रक पर वो मौजूद थे और फिर ये दावा कर रहे थे कि फ़लाही रियासत बना रहा हूँ तो जिसको भूख लगे उसको खाना यूं ही मिलेगा। इस्लामी तारीख़ में कौन सा ऐसा दौर है जहाँ पर इस तरह से खाना बंटता हो? ठीक है, जो इस्लाम के तरीक़ाकार हैं, जो उसने बताया है, सिलाए रहमी, इंसानियत का दर्द रखना, उसकी मदद करना, वो हर इंडिविजुअल पे फ़र्ज़ है और सब लोग करते हैं। NGOs भी ये काम करती हैं। नौकरियां कहाँ हैं, घर कहाँ हैं, इस्लाहात कहाँ हैं, ये सारे सवालात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मोहतरम जनाब वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब हमारे साथ हैं और साथ साथ प्रोग्राम में एहसन इकबाल साहब और कमर जमान कायरा भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, उनसे भी बात करेंगे। असद भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि जो कुछ होता रहा इसमें तो आप भी इत्तेफाक करेंगे कि वही तमाम प्रैक्टिसेस थी इन तमाम इलेक्शंस में जो माजी में होता रहा। जो रिफॉर्म्स का हम की तवक्को रखते थे, जो हम इंसाफ का माशरा चाहते थे, वो तो हमें नज़र नहीं आया इन गुज़िश्ता 2-2.5 हफ्तों के दौरान। बिल्कुल सही कह रहे हैं मसूद भाई, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रहे हैं कि वो नहीं नज़र आ रहा और वही सारी प्रैक्टिसेस आपको नज़र आ रही हैं जो पहले नज़र आती थी। आज सुबह मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है और यही कहा है कि अभी भी वक्त है, इस निज़ाम को दुरुस्त कर लें, वरना ये बिल्कुल जमहूरियत जो है ना वो पैसे की बांधी बन जाएगी। आप कह रहे थे कि रिफॉर्म्स करनी थी, हुकूमत ने वादा किया था, तो हुकूमत का जमहूरी निज़ाम के अंदर रिफॉर्म करने का तरीक़ेकार क्या होता है? हुकूमत लेजिस्लेशन करती है और उसके ज़रिए मुल्क में कवानीन बदले जाते हैं। इंतखाबी इस्लाहात का बिल असम्बली के अंदर पड़ा हुआ है, ऑपोजिशन के रहनुमा उसके ऊपर इंगेज करने को तैयार नहीं है और इस सेनेट के इलेक्शन से पहले हमारे पास ये वोट नहीं थे कि हम कोई भी ऐसा कानून जिसमें ऑपोजिशन की सपोर्ट ना हो तो उसको पास करा सकें। आज भी अगर आपको कोई इस्लाहात करनी है ऐसी जिसके अंदर आईनी तरमीम की ज़रूरत हो तो हमारे पास वोट नहीं है, लेकिन सादा कानून साजी का इख्तियार हमारे पास आ गया है। और जो भी कानून में तरमीम करनी है इंतखाबी अमल के अंदर तब्दीली के लिए, वो इंशाअल्लाह ताला अब आपको होती हुई नज़र आ जाएगी। ये बहुत सारे सहाफ़ियों ने सवाल किया था कि जिस वक्त ये इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा वो ज़ेर बहस आया ये मामला, तहरीक इंसाफ ने और हुकूमत ने इस पर जोर डाला कि शफाफ निज़ाम होना चाहिए, तो उन्होंने कहा अब आपको क्यों ख्याल आया? अब नहीं आया था, हम तो कई महीने पहले इंतखाबी इस्लाहात का बिल जो है असेंबली के अंदर पेश कर चुके हैं। हम तो अपने मंशूर के अंदर ये लिखा हुआ उस वक्त से कैंपेन कर ले, लेकिन मैं एक गिला आपसे इस पर ज़रूर करूँगा कि जो मीडिया से इस निज़ाम की बेहतरी के लिए सपोर्ट आनी चाहिए थी वो हमें नहीं नज़र आई। हमें सारी बहस वहाँ तहरीक इंसाफ व मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नज़र आई, बजाय कि ये होता कि जो निज़ाम की बेहतरी है उसके लिए तो सब यकजा हो जाते और जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करते। अच्छा, मैंने ये भी कहा था, बारहा ये कहा था, ये सब कर लेंगे इसका फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा। एंड में नतीजा क्या निकला? जितनी तहरीक इंसाफ की अपनी वोटिंग स्ट्रेंथ के ऊपर तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की सीट सेनेट में बनती थी जीतने की, उतनी ही हमने जीती। एंड में जो अगर ये इस्लाहात हमारी मान लेते तो आज इनका सेनेट का चेयरमैन होता, वो सेनेट का चेयरमैन भी इनके हाथ से गया था।
चले वो खत्म हो गया, इसीलिए मैंने आज सुबह ट्वीट किया है कि अभी भी मौका खत्म नहीं हुआ, अब तो इस दफा का अमल खत्म हो गया ना। हमें इलेक्शन कमीशन से कोई सपोर्ट नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने जो इस्लाहात दी इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट की इस्लाहात पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, इस पे हम गौर करेंगे, अगले इलेक्शन से पहले करेंगे। अच्छा असद भाई, मेरे ख्याल में अगर तमाम माशरा दबाव रखे हमारी जमहूरी पार्टियों के ऊपर भी, कोर्ट के ऊपर भी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी, तो अभी भी वक्त है ये निजाम तब्दील हो सकता है। अच्छा फ्रिक्शन ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना, फ्रिक्शन तो आपको मिलेगा और हर जगह मिलेगा। आप हुकूमत हैं, आपकी सपोर्ट दूसरों को चाहिए, आप सपोर्ट मांग रहे हैं, अपोजिशन ने आपकी सपोर्ट नहीं की, मीडिया ने सपोर्ट नहीं किया, इदारों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, जो आपने अदलिया की बात किया, इलेक्शन कमीशन की बात की, आपको नहीं मिल रही। सर मसूद भाई, सर आज की तारीख मसूद भाई, फिर 2.5 साल के बाद क्या वाकई आपका ये जवाब है? सही नहीं मसूद भाई, माजरत के साथ इसका मतलब हमारे आपने ना आइन पढ़ा हुआ है या गौर उस पर नहीं किया, एटलीस्ट ये वाला जो पहलू है। सर हुकूमत का पाकिस्तान में मतलब जो है जमहूरी निज़ाम के अंदर बादशाहत नहीं होती कि इमरान खान एक फरमान जारी करें और कल वो हो जाए। आपके पास जो इख्तियारात हैं वो इख्तियारात आइन के मुताबिक, और बिल्कुल सही है, होना भी ऐसे चाहिए, वो 3 हिस्सों के अंदर बटे हुए हैं। मुकन्नना का इख्तियार अलग है, हुकूमत का इख्तियार अलग है, अदालत का इख्तियार अलग है, और तीनों एक दूसरे का इख्तियार नहीं ले सकते। तो अगर मुझे कानून साजी करनी है तो मुझे मुकन्नना के जरिए करनी है, वो हुकूमत होते हुए मैं ये नहीं कह सकता कि मैं क्योंकि हुकूमत हूं तो इसलिए मेरी मर्जी की होगी। अच्छा इस मौके पे तो आप ये बात कह सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके दौरे हुकूमत में बल्दियाती हुकूमतें नहीं हैं, आपके दौरे हुकूमत में ये तो नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट डिले हो जाए, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन डिले हो जाए, सेनेट के इलेक्शन डिले हो जाएं, ये सब कुछ तो नहीं हो सकता। लेकिन बल्दियाती हुकूमतें नहीं हैं, इसके लिए आपको क्या कानून साजी करनी है? सेंसस अगर कहीं कंट्रोवर्शियल है तो उसे ठीक करने के लिए आपने क्यों डिले किया? आपने इस वक्त जो निज़ाम मुल्क में राइज है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का निज़ाम है, यानी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो किसी को जवाब दे नहीं है वो हुकूमत कर रही, तो इसमें तो कोई बादशाहत की बात नहीं है, तो सिर्फ सारी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। जो भी सूबाई हुकूमतें हैं जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है इलेक्शन करवाना, और बिल्कुल सूबाई हुकूमतों को ये इलेक्शन करवाने चाहिए और ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी बनती है, और इसके अंदर कोई इसके अंदर दिफा नहीं है इसका कि उसके अंदर ताख़ीर क्यों हो रही है, बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ, और जिस वक्त तक हमारे पास फ़ाल लोकल हुकूमत के इदारे नहीं होंगे, बल्दियाती इदारे नहीं होंगे, हमारी जमहूरियत मुकम्मल नहीं होती। लेकिन इसके अंदर एक और पहलू है, कम से कम मैं ख़ास तौर पे सिंध के बारे में ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद पटिशनर हूँ, मैं और इमरान खान साहब ज़ाती तौर पे पटिशनर हैं, कि जो सिंध का बल्दियाती निज़ाम है वो होना या ना होना बराबर है। आप वसीम अख्तर से बात करके देख लीजिए, उनके पास क्या इख्तियार था, ना उनके पास वसाइल, ना उनके पास इख्तियार। तो ऐसा बल्दियाती निज़ाम, जिस निज़ाम के नाम तो हो के बल्दियात है लेकिन हकीकत में कुछ भी ना हो, तो उसके तो ना होना बेहतर है, कम से कम बहाना तो खत्म हो जाए। खिलाफ वर्जी तो नहीं है ना? जी जी, आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं है। देखिए मैंने जो आप कह रहे हैं आइन की खिलाफ वर्जी है, सूबाई हुकूमतों को कराना चाहिए। मैंने आइन की खिलाफ वर्जी है मसूद भाई, मैसेज किया, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताएं कि क्यों डिले। उन्होंने मुझे कहा डिले इन एलजी इलेक्शन कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू सिंध गवर्नमेंट सिंस द approval of census is the responsibility of Council of Common Interest, which is headed by PM. Once census results are finalized, delimitation can take place and then LG election too. आगे जाके वो कहते हैं कि the Election Act requires delimitation to take place on the basis of final census result. Neither Sindh government can approve the census nor can it amend द इलेक्शन एक्ट 2017। तो तमाम की तमाम जिम्मेदारी असद उमर साहब उन्होंने डाल दी है वफाकी हुकूमत पे, वज़ीर आज़म पर, कि जी आप तैयारी पूरी करके देंगे, डीलिमिटेशन होगी, फिर सेंसस, फिर एलजी इलेक्शन होंगे, इसके बगैर नहीं हो सकते। जी मैं समझ गया, मैं नुक्ता नज़र समझ गया, बहुत अच्छा बहाना है। मुझे ये बताइए कि कहाँ रिकॉर्ड पे है कि सिंध हुकूमत ने एक दफ़ा भी हमसे ये काम करने को कहा गया? जहाँ तक सेंसस की बात है, इसी सेंसस के, इसी इंटरिम सेंसस की बुनियाद पर इस वक्त असेंबलियाँ कायम हैं। पाकिस्तान के अंदर आज इमरान खान वज़ीर आज़म और मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध हैं, उसी इंटरिम सेंसस की बुनियाद के ऊपर। सो ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हल कोई नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ सिंध हुकूमत की बात नहीं की, मैंने कहा इलेक्शन ना करवाना
तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं उनके पास ये इख्तियार और जिम्मेदारी है और बिल्कुल उनको कराने की चाहिए थे, उसमें मैंने तफरीक नहीं की। मैं तो उस निज़ाम की बात कर रहा हूँ जो सिंध के अंदर है। वो MQ ने भी चैलेंज किया हुआ है, PTI ने भी चैलेंज किया हुआ है, खुद इमरान खान साहब और मैं उसके पटिशनर हैं, और वो कोर्ट के अंदर हियरिंग मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है कि अच्छा फैसला आएगा। और जो आप कह रहे थे ना कि ये आइन के खिलाफ नहीं है, हमारे ख्याल में जो सिंध का मुकामी हुकूमत का निज़ाम है ये आइन की जो बुनियादी शर्त है उसको पूरा ही नहीं करता, जो कि ये है कि इंतज़ामी, माली और सियासी तौर पे खुद मुख्तार बल्दिया का निज़ाम होगा। चलिए सर, वहाँ पर नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, KP में भी नहीं है, 2.5 साल हो गए ये चीज़ मौजूद नहीं है। अगर आगे बढ़ें सर, वो आज बात होती है कि आपका तो बुनियादी एजेंडा था ना इंसाफ की फरहमी, तो उसमें क्या किया आपने? आप तो कहते थे कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन बेइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। आज तो इंसाफ एक लग्जरी बना हुआ है। सर, मैं पहली बात तो आप इंसाफ को ज़रा सा दायरा उसका जो है वो बहुत तंग कर रहे हैं। सिर्फ कोर्ट के निज़ाम के अंदर जो है वो इंसाफ नहीं दिया जाता, वो भी बहुत अहम हिस्सा है। इसीलिए मैंने सर कोर्ट का जिक्र नहीं किया, और ये वो वाला बात की है। सब अच्छा, मैं समझा कि वो कोर्ट के सिस्टम की बात मैं तसी हो गई मेरी। जो इंसाफ जो है जिसकी आपने पहले जिक्र किया था, आपने कहा कि कौन से इस्लामी मुल्क के अंदर होता था। सर, ये रियासत ज़कात इकट्ठी करेगी तो रियासत खर्च करती थी, गरीब तक रियासत पहुंचती थी। ये जो इस्लामी जब रियासतें बनी, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पाकिस्तान दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेकर आए और एक नया माशरा तश्कील आया, और उसके बाद जो खुलफाए राशिदीन आए, तो उसमें जो दुनिया की निज़ाम के अंदर बड़ी तब्दीलियां थी, उसमें से एक तब्दीली ये थी कि एक रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने गरीब तरीन शहरियों की, ज़कात का निज़ाम बनाया गया। आपके दीन का 5 अरकान में से एक रुकन बनाया गया उसको, और रियासत ने ये जिम्मेदारी ली कि कोई भूखा नहीं सोएगा। हज़रत उमर की हमने सब ने बचपन से और अपने ख़ानदान के अंदर भी ये सुना हुआ है कि वो किस तरीके से करते थे। तो ये जिम्मेदारी रियासत की होती है और इंसाफ का बहुत अहम हिस्सा है। बैतुल माल मेरे ख्याल में वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। रियासत ज़कात जमा करती है, बैतुल माल के ज़रिए जो है गरीब लोगों में वो तकसीम होता है, और ये तरीक़ाकार यहाँ पर भी है। ये सराय और ये खाने के स्टॉल कि आओ खाना लो और जाओ, सर हम तो नौकरियों का तकाजा कर रहे थे ना, आपका वादा भी नौकरियों का था। आज नौकरियां नहीं है, आप कह रहे हैं मांग के खा लो। नहीं सर, मसूद भाई, माजरत के साथ दोनों का आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है। मुझे ये मैंने भी सुना है कि वो लोगों को भिखारी बना रही है, आपने भी अल्फाज किए मांग के खा लो। अगर ये अच्छी चीज़ नहीं होती तो फिर ज़कात का निज़ाम क्यों है? क्या अल्लाह खुदा ना खास्ता हम अल्लाह ताला से कोई ज्यादा जहन रखने वाले लोग हैं कि अल्लाह ताला ने तो कहा कि ज़कात दो और गरीब की मदद करो। एक हाथ का दूसरे हाथ को पता ना चले, मदद ऐसे नहीं सर, है। ये वो आपके लिए इनफरादी तौर पे, ये आपके लिए इनफरादी तौर पे है। रियासत की जिम्मेदारी जो है वो क्यों फिर हजरत उमर की हमें सब बताई जाती थी? चले हम आपका और रात के अंधेरों में निकलते थे सर। मेरे ख्याल में तो ये सर आपके और मेरे लिए तो अगर सर वहां पे निकलते तो लोगों को पता तो चलता था। इसीलिए तो 1400 साल बाद आप और मैं आज भी उसका जिक्र करते हैं ना किसी तरीके से तो पता चलता था। लेकिन मैं इस वक्त जो आपसे बात कर रहा हूं, आपका और मेरा मुख्तलिफ जहन है इसके अंदर। मेरे ख्याल में ये भी एक अहम हिस्सा है माशरती इंसाफ का, और इसके अंदर बेतहाशा पेशरफ्त हुई है। मेरे ख्याल में पिछले 2.5 साल के अंदर इमरान खान ने जिस तंदही से, और सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, अरबों रुपए नहीं सैकड़ों अरबों रुपए लगा के गरीब की हिफाजत करने की कोशिश की है, उस पर हम हुकूमत को और इमरान खान को खुसूसी तौर पे, ज़ाती तौर पे वज़ीर आज़म को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। जहाँ तक नौकरियों की बात है, आपको मैं उसके मईशत के लेक्चर के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने अभी देखा है कि उसके अंदर भी बेहतरी आनी शुरू हो गई है। एक बहुत मुश्किल वक्त से निकल के, जो तमाम दुनिया उस मुश्किल वक्त से गुजरा है, पिछले 2 माह 3 माह के आप अदादोशुमार देखें, जिस तरीके से बड़ी सनतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ रहा है, तो इन तमाम चीज़ों से लोगों के पास रोज़गार भी मुहैया हो रहा है, और जाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा और काम करने की ज़रूरत है। तो क्या अंदाज़े हैं आपके? आप तो मनसूबाबंदी कर रहे हैं, ये बताएं कि आप अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे?
1 करोड़ नौकरियां। 1 करोड़ नौकरी जी, 1 करोड़ नौकरी। ये दूसरे वाला 1 करोड़ जो है, अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में ये शायद हदफ हम पूरा ना कर सके, लेकिन मैं बार बार उस वक्त भी कहता था कि ये नंबर आ कहाँ से रहा है। आपका आइन ये तकाजा करता है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि ऐसा माशी निज़ाम हो जिसमें लोगों को अपने रोज़गार की ज़रूरत हो, जो इससे पहले आप बात कर रहे थे, वो वाकई में अव्वलीन तरजीह तो वही है। हम एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजरे, वो आपको सबको पता है, वो IMF प्रोग्राम बना, उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद जैसी जरा बेहतरी आनी शुरू हुई थी तो दुनिया में कोविड आ गया। अब कोविड ने दुनिया की मईशतों के साथ जो किया, भारत को, बरतानिया को, अमेरिका को, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, वो सब ने देखा। वो उसका तहरीक इंसाफ, ये मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं, सारी दुनिया ने देखा। सो उस मुश्किल वक्त से अब निकलना शुरू हुए हैं। इसकी वजह से हम शायद वहां पे ना पहुंच सके, लेकिन मैं फिर भी यही समझता हूं कि मेरी हुकूमत की जिम्मेदारी, और कोई भी जो पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसका नज़्बो लाइन वही होना चाहिए, कोशिश उसको वही करनी चाहिए कि हर पाकिस्तानी जो निकल आ रहा है रोज़गार की तलाश के अंदर, उसके लिए रोज़गार के मौके पैदा किए जाएं। सर, महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए महंगाई है। आप माशी इशारे कितने हमें गिनवा दें, एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता, आपका काम जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो महंगाई सर ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? जो इसका मैकेनिज़्म है उसमें तो प्रॉब्लम्स हैं ही हैं। आपके नज़दीक क्या है, क्यों महंगाई पर आप काबू नहीं कर पा रहे? देखिए, महंगाई, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है ही महंगाई। ये तो इस बात से मैं आपसे मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करता हूँ। महंगाई की एक से ज़्यादा वजह बनी। पहले तो जाहिर है कि वो जिस वक़्त एक मईशत जो है वो एडजस्टमेंट पीरियड के अंदर गई, तो एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर रुपए की कदर के अंदर कमी आई। और मैं याद दहानी के लिए ये लोगों को याद दिलाता जाता हूँ कि ये जो कमी आनी शुरू हुई थी, जो रुपए की कदर गिरना शुरू हुई थी, वो मिफ्ता इस्माइल साहब के वक्त में शुरू हुई थी। और आखिरी 7 माह जो थे हुकूमत के, 8 माह जो थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले, उसके अंदर रुपया 105 रुपए से 127 रुपए पे चला गया था। 22 रुपए की सिर्फ 8 माह के अंदर कमी आई थी। उसका जाहिर है पाकिस्तान में हर चीज़ जो है, पेट्रोल डीजल इंपोर्ट किया जाता है, दालें इंपोर्ट होती हैं, खाना पकाने का तेल इंपोर्ट होता है, तो उसका बराह रास्त असर पड़ा। एक तो वो हिस्सा हुआ। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है कि इंतज़ामी तौर के ऊपर जो जिस तरीके से कार्टेल्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वो कंट्रोल मुकम्मल तौर पे नहीं किया जा सका। और उसके अंदर जितनी कोशिश की गई है, इमरान खान ने जितने बड़े बड़े ताकतवर कार्टेल्स के ऊपर हाथ डाला है, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तीसरा एक जो जुज़ बना है, जो पिछले 6 माह से ज़्यादा बड़ा वो अंसर बनता जा रहा है, वो है आलमी मंडी के अंदर जो खाने पीने की अशिया हैं, उनकी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, और ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। सो ये 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन अवाम आखिरकार तो उसको महंगाई देखनी पड़ रही है, उसको तो इससे कोई सरोकार नहीं कि वजह क्या है। तो इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई पे काबू पाना अव्वलीन चैलेंज है इस वक्त। तो सर, ये सूरत हाल है अब आपकी परफॉर्मेंस को लेकर। अब ये हो गया है कि पीपल्स पार्टी आपकी परफॉर्मेंस पर तनकीद करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो लब व लहजा इख्तियार करते हैं, आपको जिन लोगों ने वोट दिया, जिन्होंने सपोर्ट किया, जिनको आपने ख्वाब दिखाए, उनके लिए कितना बड़ा धचका है। देखिए बिलावल साहब का लब व लहजा क्या है और वो कहते क्या है आपको। ये फैसले कि कब अदम एतमाद होगा, कहाँ और किसके खिलाफ अदम एतमाद होगा, ये फैसले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे, इस मुल्क के नुमाइंदे जमातें करेंगे। हम मिल बैठ के फैसला और स्ट्रैटेजी आपके सामने लेकर आएंगे और हम आपको बताएंगे खान साहब कि आप कब तक इस कुर्सी पे बैठे हो, आपका स्पीकर कब तक उस कुर्सी पर बैठा है, आपके कठपुतली वजीर आले कब तक अपनी कुर्सी संभाल रहे हैं। और सियासी स्ट्रैटेजी के साथ मिल बैठ के जब मौलाना फजल रहमान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी प्लान बनाते हैं, तो ये कठपुतली तो फारे की होती है। सर, यानी ये वक्त आ गया है आपकी परफॉर्मेंस 2.5 साल की कि आपको बिलावल साहब इस लबो लहजे में फ्लर्ट करते हैं। अच्छा, ये बिलावल साहब जो है वो इसी लबो लहजे में उन्होंने हमें कहा था दिसंबर 2019 में इमरान खान फारिग,
फिर वो हो गया मार्च 2020। आपको भी पता है ये मीडिया के जो सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, उनको बताया करते थे जी सब हो गया, मामला तय हो गए। मार्च 2020 में इमरान खान फारिग है। अच्छा, उसके बाद फिर वो गर्मियों में जो है वो गर्मियों की छुट्टियां मनाने चले गए या कोविड में मसरूफ हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अक्टूबर में स्टार्ट किया, उन्होंने कहा जी दिसंबर 31 खत्म इमरान खान। फिर वो दिसंबर 31 हो गया, जनवरी 31, वो जनवरी 31 हो गया मार्च, फिर वो हो गया सेनेट का इलेक्शन। सर ऐसी गीदड़ बक्कियां जो हैं ये बहुत अरसे से चला रहे हैं, लेकिन हंसी जो मुझे ज्यादा आ रही थी वो ये आ रही थी कि वो नवाज शरीफ जिसने इनकी मरहूम वालिदा के बारे में क्या क्या नहीं कहा, क्या उनके साथ किया। अभी पिछले को 2 साल पहले की बात है कि ज़ियाउल हक का बेटा है नवाज शरीफ, क्या उसने किया, इनके नाना को फांसी दी। उस ज़ियाउल हक के बेटे के साथ अब वो कहते हैं कि जब जरदारी और नवाज शरीफ साथ बैठेंगे, यानी वो ये कह रहे हैं कि जब भुट्टो साहब का दामाद और ज़ियाउल हक का बेटा साथ बैठेंगे तो वो मुल्क की किस्मत के फैसले करेंगे। सर मुल्क के हालात बहुत मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। इतने खराब हालात नहीं हुए मुल्क के भुट्टो साहब का दामाद और ज़ियाउल हक का बेटा साथ बैठ के इस मुल्क की तकदीर लिखें। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है और जो आपका इस्तदलाल है इस पर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके साथ जब चौधरी बिरादरान बैठे हों, शेख रशीद साहब बैठे हों, तो आपका जवाब बनता है ये कि आप बिलावल साहब को ये तनकीद करें कि आप क्या कहते थे उनको और आप अब उनके साथ क्या कर रही हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। असद भाई, हमें परफॉर्मेंस चाहिए, मुल्क को परफॉर्मेंस चाहिए, आवाम को परफॉर्मेंस चाहिए। माजी में किसने क्या कहा, कैसा कहा, किससे क्या ताल्लुक़ है, ये बातें शायद पीछे रह जानी चाहिए। आपने बिलावल साहब का जिक्र किया कि वो नवाज़ शरीफ साहब की बात करें जिनके मुतालिक वो क्या कहते थे, या नवाज़ शरीफ साहब इनके मुतालिक क्या कहते थे, तो आपके इत्तेहादी भी इसी तरह से हैं। अगर इस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो ठीक है। आखिर में मुझे ये बता दिए कि कराची, सर ये नहीं मुझे रिस्पॉन्ड तो करने दें, प्लीज़ मुझे तो रिस्पॉन्ड तो करने दें। इमरान खान सियासी तौर पे तनकीद करते थे शेख रशीद की, ये फैक्ट, ये हिस्सा है एक रिकॉर्ड का। और शेख रशीद इमरान खान पे तनकीद करते थे सियासी तौर पे। ना इमरान खान ने बोला कि ये डाकू, ना इमरान खान ने बोला इन्होंने मुल्क तोड़ा, ना शेख रशीद ने बोला कि इमरान खान। तो सर माजरत के साथ मुआवजा बिल्कुल बनता नहीं है। अब चौधरी बिरादरान, सर चौधरी बिरादरान के साथ भी कौन सा, यहाँ पे तो ये जो इल्जाम है वो इल्जाम जरा समझ लेना। पंजाब के सबसे बड़े डाकू, इन्होंने मेरे नाना को, इल्जाम क्या है, हाँ इल्जाम ये था कि उन्होंने फांसी दी मेरे नाना को। इल्जाम क्या है, हकीकत है। और उन्हीं को बेटा, मैं तो पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, मैं तो इस असेंबलियां बनने के बाद की बात कर रहा हूँ। बट चले, और ये जहां तक आप बात करें ना, पिछली चीज याद दिलानी चाहिए, मुझे भी याद दिलाते रहते हैं आप, जो मैंने पहले बातें कही थी, और जायज़ है, आपका हक बनता है। इसी तरीके से हम इंशाअल्लाह ताला याद दिलाते रहेंगे कौम को कि इनका माजी क्या है, उसको हम भूलने नहीं देंगे। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। मुझे अब यहाँ पर वक्त मेरे पास ख़त्म हो रहा है, मुझे ये सेगमेंट रोकना होगा, और सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि तमाम बातें करने का मकसद है कि अब हम अगले 2.5 साल आपसे परफॉर्मेंस की तवक्को करते हैं। हम चाहते हैं कि जो आपने वादे किए थे वो पूरे हों, आपने उम्मीद दिलाई थी वो उम्मीद पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तमाम सूरत हाल पर हम मज़ीद बात करेंगे एहसन इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और बात कर रहे हैं कि PTI की परफॉर्मेंस पर तो हमने तफसील से बात कर ली। जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन जिस तरीके से हुए, हमने पहले ही कहा कि कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो हाई मोरल ग्राउंड से मौजूद है। सब ने इस बात का बरमला इजहार भी किया कि उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया है। अब अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है? अपोजिशन तो चाहती है कि हुकूमत को घर भेजा जाए। पार्लियामेंट के अंदर जो ऑप्शन थे, क्या नून लीग ये फैसला कर चुकी है कि PDM के अंदर अब जब बहस होगी तो उसमें पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली की बात नहीं होगी, या अभी भी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों जगह जद्दोजहद जारी रहेगी? एहसन इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहसन इकबाल साहब, क्या स्ट्रेटजी होगी अब? पिछली जो आपकी बैठक हुई है PDM की, उसमें जब बिलावल साहब ने अदम एतमाद की बात की है पंजाब में, तो नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ शरीफ साहब और फजल रहमान साहब ने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा जी हमें निज़ाम को तब्दील करना है। अब ये चेयरमैन सेनेट का भी इलेक्शन हो गया, आगे आप क्या देख रहे हैं? आप लॉन्ग मार्च और इस्तीफे ही आपके पास ऑप्शन है, या और कोई और ऑप्शन भी है? जी शुक्रिया मसूद साहब। देखिए, आपने जो एक इंट्रोडक्शन दिया है, मैं ये कहूँगा कि हाल ही में हमारे पास 3 तजुर्बे हैं जो हमने देखे हैं। पहला तजुर्बा हमारा डस्के में हुआ NH-75 में, जहाँ पे तारीख में पहली दफ़ा, पहले ये होता था कि बक्सा चोरी हो जाता था, वोट चोरी होते थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बड़ी तादाद में अगवा कर लिया गया
और अपने मनमानी से नताइज बना के ला के उनको कोशिश की गई कि ताकत के ज़रिए हासिल किया जाए। इसके बाद हमने देखा कि पार्लियामेंट हाउस जो पाकिस्तान का सबसे मुकद्दस तरीन ऐवान है, उसके ऐवान बाला के इलेक्शन में किस तरह स्पाई कैमराज, खुफिया कैमरे लगा के उस आर्टिकल 226 की धज्जियां बखेरने की कोशिश की गई कि जिसको सुप्रीम कोर्ट भी चेंज नहीं कर सकी। और इसके बाद फिर हमने देखा कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ तो किस तरीके से ब्रॉड डे लाइट रॉबरी की गई कि 7 ऐसे वोट के जो कानूनी तौर पे जायज़ थे उन्हें रिजेक्टेड करार देके एक अक़लियती उम्मीदवार को जिसके पास अक़लियत थी उसे कामयाब करार दे दिया गया। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर मसाइल और बहरान रहे हैं, जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा बहरान पैदा हो रहा है कि हम एक एक करके हर इदारे को इतना मुतनाज़ा कर चुके हैं कि अब इस वक्त किसी इदारे का ये किरदार बाकी नहीं रह गया कि वो किसी किस्म के बहरान को हल कर सके। वो मुतनाज़ा हो चुका है, हमारे कौमी इदारे मुतनाज़ा दिन ब दिन होते जा रहे हैं और हम एक एनार्की की तरफ जा रहे हैं। तो अब आप इन हालात में बताइए कि जहाँ चेयरमैन सेनेट का वोट मुनसिफाना और शफाफ तरीके से ना हो सके, और ये दूसरी बार है कि इससे पहले जब चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई हमारे पास 64 वोट थे, हुक्मरान इत्तेहाद ने उन 64 वोटों को 50 में बदल दिया। अब फिर हमारे पास 53 वोट थे, उनके पास 47 वोट थे, 47 जो है वो 53 के ऊपर हावी हो गया। क्या ये किस तरीके से हुआ, वो कौन सा जादू है जिसके जरिए ये हो सकता है? तो इन हाउस चेंज तो तब हो सकता है ना कि अगर आपके मुल्क के अंदर रियासती इदारे और कौमी इदारे गैर जानिबदार हों, वो किसी किस्म की मुदाखलत ना करें, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अब इस मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गई है और इसीलिए हम दिन ब दिन एक बहरानी कैफियत की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई इदारा ये साख नहीं रखता कि उसकी तरफ लोग नज़र उठा के देखें कि ये इदारा जो है इस बहरान से कौम को सर अब आपके ऑप्शंस क्या है? ठीक है, ये देखिए आपका मौक़िफ़ है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम देखें कि इससे पहले जो सेनेट में इलेक्शन हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, वहाँ पर जो प्रैक्टिसेस हुई वो अगर हलाल हैं तो यह हराम है, यह हराम है, यह हलाल। मैं इस बहस में जाना ही नहीं चाहता ना। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आपका ऑप्शंस क्या हैं? बहुत वक्त गुजर चुका, लोग इसी कशमकश में हैं कि हुकूमत को घर भेजना है या हुकूमत चलती रहेगी, मसाइल हल नहीं हो रहे। देखिए, मैं उसका भी जवाब देना चाहूँगा। जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी है उसका दखल इस बात पे था कि उनके मुकाबले में इस हुकूमत के वजीर ख़जाना इलेक्शन लड़ रहे थे और जो इस वक्त मुल्क की मुआशी अबतरी है, पूरे मुल्क के अंदर जो महंगाई बेरोजगारी ने तबाही की है, हुक्मरान इत्तेहाद का हर MNA जब अपने हल्के में जाता है तो वो अवामी दबाव को महसूस करता है। और नेज़ ये कि उनका किसी के साथ अपनी जमात में भी राब्ता नहीं था। जो MNAs मसाइल लेकर जाते थे वो भी उन तक रसाई नहीं रखते थे, वो असम्बली के इजलासों तक में नहीं आते थे। तो वहाँ पर हुक्मरान इत्तेहाद में एक बड़ी तादाद थी जो नाला थी उनके मुआशी पॉलिसियों से और उनके रवैयों से। तो इसलिए उसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर वो हार गए हैं, क्योंकि किसी की भी ये मुआशी पॉलिसियां होती हैं। जो आज मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, उसने इलेक्शन हारना ही था। सर आपका बिल्कुल ये मौक़िफ़ है और यह आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमें पता है कि वो मौजू उम्मीदवार नहीं थे, उनके नज़दीक वही सबसे मौजू उम्मीदवार थे और वो हार गए, उनकी अक्सरियत थी, वो नहीं जीत सके। आप कोई भी वजह बताएं, वो उसकी कोई और वजह बताते हैं। बहरहाल इस बहस में जाएंगे तो असल मामला तो यही है ना कि अब आपके पास क्या ऑप्शन है। आप कहते हैं जी कोई क़ुव्वत भी आपके साथ नहीं है, इदारे भी आपके साथ नहीं हैं, आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है। अब आपका ऑप्शन क्या है? जी, हम अपनी ताकत के लिए ना इदारों की तरफ देखते हैं। हमारा तो बल्कि मुकदमा ही ये है कि पाकिस्तान के इदारों को सियासत से गैर जानिबदार होना चाहिए और हमें करना चाहिए। हमारे पास अवाम की ताकत है और इसका हमने मुजाहरा करके दिखाया है। जो हमारे जलसे थे, फिर आपने देखा हाल ही में जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए, चाहे सिंध में हुए, बलूचिस्तान में हुए, पंजाब में हुए, खैबर पख्तूनख्वा में हुए, उसमें अपोजिशन जमातों को अवाम ने वोट दिए, हमारे बयानिए को सराहा, उसको एंडोर्समेंट दी। तो जो राय आमा है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है और बिल आखिर जीत जो है वो अवाम ही की होती है, अवामी राय की ही होती है। तो इस वक्त जो हमारी तमाम जद्दोजहद है, दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। और ये हुक्मरान इत्तेहाद और इसके जो हमायती हैं वो रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री पर हैं।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले एहसन इकबाल साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि अब तक अपोजिशन ने पार्लियामान के अंदर जो कोशिशें भी की हैं हुकूमत को डिस्टेबल करने की, आज उसका नतीजा सिफर है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि लॉन्ग मार्च बगैर इस्तीफ़ों के करना इसका कोई मकसद नहीं है, इस्तीफ़े होने चाहिए। पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है जब दो बड़ी इत्तेहादी जमातें ये राय रखती हैं कि अब इस्तीफ़े हों और लॉन्ग मार्च हो तभी मामला हल हो सकता है। जी, कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कायरा साहब, एहसन इकबाल साहब की भी गुफ्तगू जो उन्होंने की मैंने आपको बताया और मौलाना फजल रहमान जो ख्यालात रखते हैं वो भी आपने सुने। तो पीपल्स पार्टी क्या अब भी पार्लियामान के अंदर ही तब्दीली की ख्वाहां है या बाहर आकर और हुकूमत को डिस्टेबल करने के लिए लॉन्ग मार्च प्लस इस्तीफों का ऑप्शन ये इस्तेमाल करने को तैयार होगी? गुजारिश है कि इस सारे अमल के अंदर पीडीएम में 10 जमातें शामिल हैं और सारी जमातें एक दूसरे से मुख्तलिफ ख्याल हैं। हमने कुछ मखसूस इश्यूज पे आपस में एक चार्टर साइन किया है, एक मेमोरेंडम साइन किया है, एक यादाश्त साइन की है जिसके तहत हम एक दूसरे के पाबंद हैं। ये बात दुरुस्त है और हम मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर हमारा मुख्तलिफ ख्याल होता है। जिस तरह सेनेट के इलेक्शन के ऊपर हमारी कुछ जमातों का ख्याल था कि सेनेट का इलेक्शन इस्तीफे दे दिए जाए, न लड़ा जाए, हमारा ख्याल था लड़ा जाए। बाय इलेक्शन के ऊपर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपना अपना होता है, हर जमात का अपना ख्याल है। ठीक है, एक जमात के अंदर भी मुख्तलिफ ख्याल लोग होते हैं ना। आपका ओपिनियन क्या है सर पे बैठते हैं पीपल्स पार्टी का? मैं अर्ज करता हूँ, जब हम फोरम पे बैठते हैं तो फोरम पे बैठ के अपना अपना नुक्ता नजर सबके सामने रखा जाता है, एक दूसरे को कन्विंस किया जाता है और जिसका नुक्ता नजर ज्यादा मौजू होता है उसको मान लिया जाता है। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली सूरत हाल नहीं है, बल्कि हम एक मुश्किल से कौम को निकालने के लिए हमारी दानिश में हुकूमत का जाना जरूरी है। इस पे हम सब मुत्तफिक हैं, उसका तरीकाकार क्या है उस पर मुत्तफिक हैं। हमारे सामने असम्बलियों के अंदर, पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर तमाम ऑप्शन ओपन है, इस्तीफों का ऑप्शन भी मौजूद है। परसों बैठेंगे और उस पर उन जमातों का मौक़िफ़ अपनी जगह मोतबर मौक़िफ़ है। उनका ख्याल है कि इस्तीफे दे देने चाहिए, कुछ का ख्याल है कि पार्षद करना चाहिए, कुछ का ख्याल है कि पार्लियामान में करना चाहिए। तो सब बैठेंगे और उसमें से देखेंगे जो बेहतर राय हुई प्रिवेल करेगी। आपकी राय क्या है? एहसन इकबाल साहब, नून लीग समझती है कि अब तक की कोशिशें सिफर हैं, मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि इस्तीफा ऑप्शन हैं, आप क्या समझते हैं? ख्याल ये है कि मेरे उन दोस्तों का मुझे उनकी राय का एहतराम है, लेकिन मेरी दानिश में बेहतर यह है कि हम मीडिया के जरिए एक दूसरे को पैगाम न दें, बल्कि हम फोरम्स के ऊपर अपनी पार्टियों की मीटिंग के अंदर या पीडीएम की मीटिंग के अंदर बैठ के ये गुफ्तगू करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। तो मैं अपनी जाती राय उन दोस्तों की तरह मीडिया के जरिए उन तक नहीं पहुंचाता, परसों मीटिंग के अंदर रखूंगा, फिर आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, जो पार्लियामान में अब तक एक्सरसाइज हुई है उससे कोई नताइज निकले? अगर एहसन इकबाल साहब कहते हैं सिफर है सब कुछ, आपके नजदीक क्या गेन किया आपने? मेरा ख्याल है कि जो पार्लियामानी जराए यानी इलेक्शन के जराए हमने इस्तेमाल किए, तो जितना ज्यादा पीटीआई की हुकूमत इन इलेक्शन से एक्सपोज हुई है, जो क्लेम था कि हम बहुत पॉपुलर हैं और कई सर्वेज आए थे, उनको एक्सपोज करके रख दिया। जो इमरान खान का क्लेम था कि मैं इतने अरसे से ये सब खराब, ये सब बुरे, ये सब फलां, ज्यादा लोग इनके साथ नहीं है, वो भी सारा उड़ गया। खान साहब की जो गुड गवर्नेंस की मिसालें थी और परस्ती की दशका में वो सामने तौर पे अयां हो गई। उनकी जमात के सूबाई सदर ने इल्जाम लगाया सिंध के ने कि 35 करोड़ का टिकट बेचा उन्होंने, ये भी कौम के सामने आया। खरबपतियों को टिकटें किस जमात ने दी हैं, केपीके में किस जमात ने दी हैं। 70 करोड़ के टिकट का खुद वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, फिर उसी शख्स को टिकट दिया। कह रहे साहब ऐसे ही एक चार्जशीट हुकूमत के पास मौजूद है जिसमें वो कहती है ऑपोजिशन एक्सपोज हो गई है, तो ये तो मुंह शिगाफियां हैं। कह रहे साहब एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आती हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। और कह रहे साहब वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि आप फोरम पर बात करेंगे और जो नतीजा होगा वो मीडिया के जरिए नहीं बताना चाहते, लेकिन आपके इत्तेहादी कह रहे हैं
एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि पार्लियामान में अब तक हमने जो कुछ किया, जिस पर आपकी ख्वाहिश थी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपने पीडीएम को कहा कि इलेक्शन भी लड़ने हैं और फिर अदम एतमाद भी लाना है और अपनी जद्दोजहद पार्लियामान के अंदर करनी है, वो सिफर है उसका नतीजा नून लीग के नज़दीक। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि अगर लॉन्ग मार्च करना है और बगैर इस्तीफों के करना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब ये चीज़ स्टेबल होने वाली कि पीडीएम के अगले इजलास में अगर यहाँ इत्तेफाक राय हो जाता है किसी मामले पर तो फिर पीडीएम की ज़िंदगी मौजूद है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर शायद गेम ओवर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।